नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बट आप ऐसा बिल्कुल मत समझना कि छोटा चैप्टर है तो इसमें से क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते होंगे। बट हर बार इस टॉपिक में से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन: A carbon compound gives a sooty flame on burning. What can be said about the carbon compound? हिंदी में पढ़ते हैं। जलने पर एक कार्बन यौगिक एक द्युमल ज्योति देता है, मतलब कि एक धुआं देता है। ऐसे कार्बन यौगिक के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इट्स एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जब कोई भी कार्बन कंपाउंड जलाने पर हमें सूटी फ्लेम मतलब कि धुआं देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। अब जानते हैं थोड़ा और इसके बारे में। अ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जनरली हैज अ सिंगल बॉन्ड, मतलब कि जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। वेयर एज एन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि जो कार्बन कंपाउंड है उसके पास सिंगल ही बॉन्ड होगा हमेशा, और जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है उसके पास डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। A saturated carbon compound always burn with clean flame as it gives out carbon dioxide and water on combustion। मतलब ये कह रहा है जब हम किसी भी सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को जलाते हैं तो हमें हमेशा हमेशा जो है वो हमें क्लीन फ्लेम देता है, साफ बिल्कुल साफ जो है आग देता है, क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करता है? उसमें जब हम उसको जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, इसलिए जो है बिल्कुल क्लीन आग देता है। ऐसे ही ऐसे ही गाइस जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो है वो ऑलवेज बर्न विद येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ स्मोक या फिर सूटी फ्लेम। और जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है उसे हम जब भी जलाएंगे तो जो हमें वो येलो फ्लेम देगा और बहुत सारा धुआं भी देगा। ऐसे ही जो नीचे वाला लास्ट पॉइंट है, लिमिटिंग एयर सप्लाई ड्यूरिंग द कम्बशन ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड ऑल्सो रिजल्ट्स इन सूटी फ्लेम ड्यू टू इट्स इनकम्प्लीट कम्बशन। ये कह रहा है अगर हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो है अगर वहाँ पे हम लिमिटेड एयर सप्लाई कर रहे हैं तो वो भी जो है गाइज हमें जो है धुआं ही देगा, क्योंकि उसे वहाँ पे जो है जलने के लिए प्रॉपर हवा नहीं मिल रही है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड भी उस टाइम पे हमें जो है लॉट्स ऑफ स्मोक प्रोड्यूस करेगा। तो ये था गाइज फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन: नेम द कार्बन कंपाउंड विच बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। उस कार्बन यौगिक का नाम बताइए जो जलता है नीली लो के साथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। अब इसके बारे में और जानते हैं। कार्बन मोनोक्साइड इज अ कम्बस्टिबल गैस, मतलब कि जो कार्बन मोनोक्साइड है ये एक तरह की जलने वाली गैस है। एंड बर्न्स इन एयर विद ब्लू फ्लेम, हवा में ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO मतलब कि कार्बन मोनोक्साइड प्लस O2 इक्वल्स टू 2CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब गाइस ये फॉर्मूला जो है हमें दो चीज बताता है, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था पहले क्वेश्चन में। जब कोई भी दो कंपाउंड जलते हैं और हमें वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर देते हैं तो उसे हम कौन सा कंपाउंड कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो इससे हमें ये बात पता चलती है जो ये दोनों कंपाउंड है ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। अब जो यहाँ पे CO2 से पहले एक 2 लगा हुआ है वो कैसे आया? CO2, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो होता है सिर्फ CO2, तो जो CO2 से पहले 2 लगा वो कैसे आया? तो हमने ऊपर यही पढ़ा था जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं ये जो इनके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक बॉन्ड और ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड, तो इसलिए यहाँ पे बना 2 2CO2। तो ये गाइस इसका पूरा फॉर्मूला। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन: विच कंपाउंड ऑफ कार्बन इज यूज्ड टू फ्रीज मीट। मांस को फ्रीज करने के लिए कार्बन का कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सॉलिड CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये गाइस कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म होती है एक तरह से। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? इसको हम ड्राई आइस या फिर कार्डेज के नाम से भी जानते हैं, जो कि यूज की जाती है टू फ्रीज मीट, फूड, आइसक्रीम एंड इन द लेबोरेटरी एज अ कूलेंट। तो गाइस जो सॉलिड CO2 का काम क्या होता है? ये जो है मीट को या फिर कोई खाना है उसको सड़ने से या फिर खराब होने से बचाती है, क्योंकि उसको है फ्रीज करके रखती है। और आपने देखा होगा जो कुल्फी वाला होता है उसकी जो कुल्फी होती है वो इतनी जल्दी कैसे जम जाती है? तो वो है जो है सॉलिड CO2 मतलब एक ड्राई आइस का ही यूज करता है ताकि उसकी कुल्फी जो है वो जल्दी जल्दी जम जाए। और ये जो कभी कभार है लेबोरेटरी में भी एज अ कूलेंट यूज किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन:
व्हेन कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड कार्बन फॉर्म्स अ कंपाउंड, द मास ऑफ कंपाउंड इज। तो गाइस हमसे ये पूछा गया है, जब कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड कार्बन को मिलाकर एक कंपाउंड बन जाता है, तो उसका मास जो है वो किसके इक्वल होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इक्वल टू द सम ऑफ द मास ऑफ इंडिविजुअल एटम। मतलब यहाँ पे guys ये कह रहे हैं, जब हम कैल्शियम, ऑक्सीजन और कार्बन को मिलाकर हमने कंपाउंड बनाया, तो हमें पता करना है कि इसका जो मास है वो किसके इक्वल है। तो मान लीजिए इन तीनों को मिलाकर जो है, इनका तीनों को मिलाकर एक जो कंपाउंड बना उसका मास आया 15। तो ऑप्शन ए ये कह रहा है इसका मास जो है हर इंडिविजुअल एटम जिनसे वो कंपाउंड मिला है, मतलब जब जिससे वो कंपाउंड मिला है उसका मास निकालो और फिर उनको प्लस कर दो, तो वो इसके इक्वली आएगा। जैसे ये कंपाउंड जो था किससे मिला था? कैल्शियम से, तो कैल्शियम का मास निकालो, मतलब मान लो कि 5 आया कैल्शियम का मास। ऐसे ही ऑक्सीजन का भी निकालो और उसका भी आया 5। और ऐसे ही कार्बन का भी निकाल लो, उसका भी आया 5। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इनको जो है प्लस कर दो, तो वो किसके इक्वल होगा? वो जो हमने इन तीनों को मिलाकर बनाया है उसके मास के इक्वल होगा। तो इसका सही आंसर ये होगा कि अगर हमें किसी भी कंपाउंड का मास निकालना है, तो वो मास जो कंपाउंड है वो जिन जिन एलिमेंट से मिलकर बना है, पहले हमें उनका मास निकालना पड़ेगा और फिर उनको जब प्लस कर देंगे तो जो है उसके इक्वल वो आ जाएगा। ऐसे ही जो नीचे एक्सप्रेशन दिया गया है वो ये बोल रहा है कि ऐसा सिर्फ कैल्शियम, ऑक्सीजन और कार्बन के कंपाउंड में नहीं है, किसी भी एलिमेंट का अगर हम कंपाउंड बनाते हैं और हमें उसका मास निकालना है, हमें बताना है कि उसका मास किसके इक्वल होगा, तो जिन जिन से वो मिलकर बना है उनका मास निकाल लीजिए और उनको प्लस कर दीजिए, तो उसका जो टोटल मास है वो उसके इक्वली आएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, सोप हेल्प्स इन क्लीनिंग क्लॉथ बिकॉज। तो हमसे ये पूछा गया है जो सोप है वो हमें हेल्प करता है कपड़े धोने में, क्योंकि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इट लोअर्स द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्योंकि सोप है वो सरफेस टेंशन जो होता है पानी में उसको खत्म कर देता है और हमें हेल्प करता है कपड़ों को धोने में। तो गाइस ये जो वर्ड है सरफेस टेंशन, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको यूट्यूब पे इसकी एक पूरी पूरी वीडियो मिल जाएगी सिर्फ एक इस वर्ड की, सरफेस टेंशन की। तो गाइस एक एग्जांपल देके समझाता हूँ होता क्या है सरफेस टेंशन। तो गाइस आपने देखा होगा आपके स्कूलों में बारिश के टाइम पे आपको ये सलाह दी जाती है, अगर आप कहीं पर भी जमा हुआ पानी देखे, किसी के अंदर पानी जमा हुआ है या रखा हुआ है, तो उसे या गिरा दे या फिर उसके अंदर जो है पेट्रोल की बूंदे डाल दे। तो ऐसे क्यों बोलते हैं ऐसा करने के लिए? तो गाइस क्या होता है, जो मच्छर के अंडे होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं। और वो जो अपने अंडे कहाँ पे देता है? पानी में। तो सरफेस टेंशन है वो उसको हेल्प करता है उसको पानी में तैरने में, ताकि वो मरे ना। क्योंकि तो आप हर जितना भी पानी होता है, जितना सारा पानी वहाँ पे हमेशा जो है सरफेस टेंशन काम कर रहा होता है। सरफेस टेंशन करता क्या है? ये जो पानी को खींच के रखता है, उसको थोड़ा गाढ़ा बना देता है। हमें दिख नहीं पाता ना, हम उसको फील कर सकते हैं कि पानी गाढ़ा है, बट जो बहुत छोटे छोटे मॉस्किटोज होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, तो उनके लिए वो बहुत ही गाढ़ा होता है। सरफेस टेंशन उनके लिए बहुत अच्छे से काम करता है उनको तैराने में, ताकि वो डूब के मरे ना। तो इसलिए टीचर्स कहते हैं अगर आप उस पानी को फेंक नहीं सकते तो उसमें बूंदे डाल दो पेट्रोल की। पेट्रोल की बूंद क्या करेगी, जो उस पानी में सरफेस टेंशन है जिसकी वजह से जो है वो मच्छर का अंडा पानी में तैर रहा है और जिंदा है, तो जब बूंदे डलेगी पेट्रोल की तो उस टाइम पे जो है सरफेस टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगा, और जो मच्छर के अंडे हैं, जो मच्छर है वो पानी के अंदर डूब के मर जाएगा। तो गाइस ये होता है सरफेस टेंशन। ये क्या करता है? पानी को खींच के रखता है और पानी को थोड़ा गाढ़ा बना देता है। किसके लिए? मॉस्किटो के लिए, या फिर उसके जैसे और भी जो भी उसकी तरह के हैं बहुत ही हल्के। और जो आपने देखा होगा इस हम जब पानी की एक ड्रॉप डालते हैं ऊपर से, आप मान लीजिए आपने ऊपर से एक कोई पानी लिया, उसकी एक ड्रॉप छोड़ी हवा में, तो आप देखते हैं वो गोल हो जाती है। तो जो पानी की ड्रॉप जो शेप हो जाती है ना गोल, एक तरह से गोल होती है, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से होती है। जब पानी को ऊपर छोड़ते हैं तो पानी में सरफेस टेंशन होता है, तो जो है एक खींचता है अपनी तरफ, जो खींच खींच के जो है उसको पानी की ड्रॉप है उसको गोल बना देता है। तो इसलिए जब आपसे कोई पूछे कि पानी की जो बूंद होती है उसका साइज, या फिर बारिश की जो बूंद होती है उसका साइज गोल क्यों होता है, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ऐसे ही जो गाइज जो पेट्रोल काम करता है सरफेस टेंशन को हटाने में, ऐसे ही जो कपड़े धोने में जो है वही काम सोप करता है। तो सोप क्या करता है? जब हम कपड़े धोते हैं तो मान लीजिए अभी सरफेस टेंशन है तो अभी पानी गाढ़ा है, अभी पानी पतला नहीं हुआ, तो जो है वो कपड़ों को मुश्किल से धोएगा। फिर हम जब इसमें सोप मिला देते हैं तो सरफेस टेंशन खत्म हो जाता है, तो पानी और भी पतला हो जाता है, और वो जो आप जहाँ पे भी कपड़ों में डस्ट लगा हुआ है वो वहां तक अच्छे से पहुंचता है और फिर डस्ट को हटा देता है। तो यही काम होता है गाइज। सोप जो है एक तरह से पेट्रोल का काम करता है कपड़े धोते टाइम, वो जो है सरफेस टेंशन को हटा देता है और पानी को और भी पतला
कर देता है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन, इन द सोप मिसेल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सोप इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड द हाइड्रोफिलिक पार्ट इज आउट ऑफ द क्लस्टर। तो गाइज आप भी यही सोच रहे होंगे, क्या कुछ भी, कुछ तो समझ में आया नहीं। तो गाइज इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें जो है नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, इसके पूरे इसके प्रोसेस को जानना पड़ेगा। उसके बाद जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो गाइस ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो गाइस ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये इसकी वजह से हम पूरा समझेंगे कि मिसेल्स होते क्या हैं। तो पहले पढ़ते हैं। व्हेन सोप इज मिक्स्ड इनटू द वाटर, द सोप मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्फ इनटू टाइनी क्लस्टर्स कॉल्ड मिसेल्स। तो गाइस हमें ये कह रहा है, जब हम सोप को पानी के अंदर मिलाते हैं तो सोप क्या करता है, जब पानी के अंदर घुलता है तो अपने आप को जो है छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट लेता है। उसी को कहते हैं हम मिसेज। जो गाइस वो छोटे-छोटे ग्रुप में बाँटता है, उसमें से एक ग्रुप की फोटो आपको मैंने यहाँ पे दिखा दी है, आप इसको देख सकते हैं। जो वो ग्रुप होते हैं वो गाइस ऐसे होते हैं। हमें ऐसे नहीं दिखते, हमें तो व्हाइट कलर के दिखते हैं, पर वो अब जो है ग्रुप ऐसे अपने आप को छोटे-छोटे ग्रुप्स में बाँट लेता है। तो गाइस जो यहाँ पे जो आपको ये ग्रीन वाले डॉट्स दिख रहे हैं, ये ग्रीन जितने भी दिख रहे हैं आपको चारों साइड इसके, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं इसको हम, एक मिसेल का। इसको हम मिसेल का हाइड्रोफिलिक पार्ट हेड कहते हैं, जो कि वाटर लविंग पार्ट भी होता है। इसको हम वाटर लविंग पार्ट के नाम से भी जानते हैं। और जो आप अंदर देख रहे हो ये येलो कलर की लाइंस, ये इसको हम क्या कहते हैं गाइज, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। और ये जो है गाइज, इसको हम ऑयल लविंग नाम पार्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम ऑयल लविंग पार्ट के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज क्या करते हैं, मिसाइल्स कैन ट्रैप फैट्स इन द सेंटर एंड हेल्प्स टू गेट राइड ऑफ द ऑयल एंड डर्ट। तो गाइज हम सोप को जब पानी में मिलाते हैं तो सोप अपने आप को जो है एक छोटे छोटे ग्रुप में बांट लेता है। तो वो ग्रुप क्या करता है गाइज, वो जो ग्रुप होते हैं उसमें वो ना जो कपड़ों में मैल होता है उसको अपने अंदर जमा लेते हैं। यहाँ पे इस साइड जो है, यहाँ पे जो अपने अंदर मैल को जमा लेते हैं। आपने देखा होगा जब आप साफ पानी में सोप मिलाते हो तो पूरा व्हाइट व्हाइट होता है। जब आप फिर अपने कपड़े धोने लगते हो तो फिर थोड़ी बात देर बाद क्या होता है, वो व्हाइट कलर जो है ब्लैक हो जाता है, या फिर थोड़ा बहुत व्हाइट नहीं रहता, मतलब कि वो थोड़ा ब्लैक हो जाता है। तो क्या होता है गाइज, जब हम साफ पानी में मिलाते हैं जब तो व्हाइट कलर के होते हैं, जब जो हमारे जो मिसेल्स होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, उनके अंदर कोई मैल होता ही नहीं, क्योंकि पानी भी साफ था और हमने सोप मिलाया तो ग्रुप तो बट गए, तो उनके अंदर कोई मैल नहीं आया। जब हमने उसमें कपड़े डाले, जो कपड़ों में से मैल निकला, तो जो ग्रुप्स थे उन्होंने जो है अपने मैल को अपने अंदर कैप्चर कर लिया। तो उसकी वजह से जो है वो कलर उनका चेंज हो जाता है। और फिर जब हम पानी को नीचे गिराते हैं तो वो जो ग्रुप्स होते हैं वो भी नाली के अंदर चले जाते हैं और हमारे कपड़ों का मैल जो है निकल जाता है। अब अगर आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको जो है पूरा आंसर अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोप, इट इज बिकॉज सोडियम क्लोराइड। तो हमसे ये पूछा गया जो सोडियम क्लोराइड है उसका यूज किया जाता है सोप को बनाते वक्त। तो हमसे पूछा गया ऐसे क्यों किया जाता है सोडियम क्लोराइड का यूज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कि सोडियम क्लोराइड जो है वो प्रिसिपिटेट कर देता है सोप को। मतलब गाइस यहाँ पे ये कहने का मतलब है, यहाँ पे जो नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसमें ये कहा गया है सोडियम क्लोराइड जो है वो यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉप के लिए, क्योंकि वो सोडियम क्लोराइड जो है वो प्रिसिपिटेट कर देता है सॉप को। मतलब जो आप देखा होगा आपने, साबुन होती है जो, ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बारी साबुन से नहाए और वो खत्म हो गई। तो साबुन जो शेप होती है वो हार्ड होती है, वो जो है सोडियम क्लोराइड की वजह से ही होती है। अगर हम उसमें सोडियम क्लोराइड नहीं मिलाएंगे तो जो साबुन है वो अपनी शेप नहीं ले पाएगी कोई भी, और वो जो है बहुत ही लचीली हो जाएगी, मतलब कि बहुत ही पानी की तरह हो जाएगी। तो सोडियम क्लोराइड जो हेल्प करता है उसको एक सॉलिड शेप देता है सोडियम क्लोराइड। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन, डिटर्जेंट इज। तो हमसे पूछा गया डिटर्जेंट क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड वीक बेस है। तो ये है डिटर्जेंट की डेफिनेशन। अब पढ़ते हैं और भी इसके बारे में। डिटर्जेंट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब तो गाइस यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो मैंने अंडरलाइन किया है आपको मैं हिंदी में समझाता हूँ क्या बोला जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे पहले जानते हैं हम जो सोप है, सोप की डेफिनेशन जानते हैं। तो जो गाइस सोप है हमारा, वो है, वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, वो बना होता है फैट और ऑयल से मिलकर बना होता है, और वो जो है इनएक्टिवेटेड होता है हार्ड वाटर में। तो गाइस ये है हमारी सोप की डेफिनेशन। वो तो फैट और ऑयल से मिलकर बना होता है और वो इनएक्टिवेट होता है हार्ड वाटर में। तो यहाँ बोला गया है
कोई भी ऐसा लिक्विड, चाहे कोई भी ऐसा वाटर सोल्यूबल या फिर ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सोप की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता हो, मतलब कि ना तो वो किसी फैट से बना हो, ना ही वो इनएक्टिवेटेड हो हार्ड वाटर में, वो हमारा जो है डिटर्जेंट कहलाएगा। कोई भी लिक्विड जो ना तो फैट से बना हो या फिर जो इनएक्टिवेटेड ना हो हार्ड वाटर में, लगी सोप की प्रॉपर्टीज को फॉलो ना करे, उसको हम डिटर्जेंट कहते हैं। आपको एक एक बात और बता दूं गाइज, डिटर्जेंट जो है कपड़ों को सोप से ज़्यादा साफ करता है, मतलब कि सोप जो है इतना जो सोप है हमारा वो इतना कपड़ों को साफ नहीं करता जितना डिटर्जेंट करता है। क्योंकि आप देख लीजिए सोप है वो पहले ही जो है फैट और ऑयल से बना होता है और वो इनएक्टिवेट होता है किसमें, हार्ड वाटर में। और डिटर्जेंट जो है इसकी वो बिल्कुल उल्टा होता है, वो तो फैट और ऑयल से बना ही नहीं होता और वो जो है एक्टिवेट होता है हार्ड वाटर में। तो डिटर्जेंट है वो ज़्यादा जल्दी साफ करता है कपड़ों को सोप की बजाय। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नाइन्थ क्वेश्चन, द रोल ऑफ फॉस्फेट इन डिटर्जेंट पाउडर इज टू। तो हमसे यहाँ पूछा गया है जो डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट होता है उसका क्या रोल होता है। इससे पहले हमने क्वेश्चन में पढ़ा था सोडियम क्लोराइड के बारे में कि सोप में जो सोडियम क्लोराइड मिला होता है उसका काम क्या होता है। हमसे पूछा गया डिटर्जेंट में जो फॉस्फेट होता है उसका काम क्या होता है। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी। जो गाइज फॉस्फेट है ये क्या करता है, रिमूव करता है Ca2+ एंड Mg2+ आयंस को फ्रॉम द वाटर दैट कॉज द हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब कि जो हमारा डिटर्जेंट होता है ये जो है पानी में घुल जिसके अंदर फॉस्फेट मिला होता है, ये क्या करता है जो हार्डनेस होती है वाटर की, मतलब कि वाटर एक तरह से थोड़ा गाढ़ा होता है, हम लोग को पढ़ा सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था, वैसे ही सेम ये है जो वाटर गाढ़ा होता है जब हम डिटर्जेंट मिलाते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर वाटर गाढ़ा होता है वो किस वजह से होता है, Ca2 आयंस और Mg2 आयंस, मतलब कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से जो है वाटर गाढ़ा होता है जब हम उसमें डिटर्जेंट मिला देते हैं। और डिटर्जेंट के अंदर जो है फॉस्फेट मिला होता है, जो फॉस्फेट है वो उसको जो हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम है उनको हटा देता है और हार्डनेस ऑफ वाटर को खत्म कर देता है। यही नीचे लिखा हुआ है गाइस, मेन पर्पस ऑफ एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू द डिटर्जेंट पाउडर इज टू रिमूव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस फ्रॉम द वाटर। जो क्या करते हैं, जो वाटर को हार्ड बनाते हैं। तो जो फॉस्फेट होता है वो इन दोनों को हटा देता है और जो पानी जो है वो पतला हो जाता है और वो जो मैल को अच्छे से साफ करता है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एंड क्वेश्चन, डिटर्जेंट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ। तो हमसे पूछा गया जो डिटर्जेंट है वो कौन से सॉल्ट का जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम। डिटर्जेंट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ सोडियम। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक नीचे एक और डेफिनेशन लिखी है, ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, इस क्वेश्चन से तो नहीं है पर इस टॉपिक के देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो यहाँ गाइस लिखा हुआ है आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है गाइस, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। तो गाइस ये इस टॉपिक की एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो शायद आपसे एग्जामिनर इस डेफिनेशन को लिख दे और फिर से पूछ ले कि ये कौन से जो है किसकी जो है ये डेफिनेशन है। तो आपका सही आंसर होगा आइसोमेरिज्म। जब आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि एक ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तो आपको बताना होगा कि कौन सा होता है। तो आपका सही आंसर होगा आइसोमेरिज्म। तो गाइज आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।